गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या पढ़ रहे थे? भारत का ड्रेनेज सिस्टम मतलब अपवाह तंत्र। और मैंने बताया था आपको कितने अपवाह तंत्र है भारत में। दो तरह के अपवाह तंत्र है। कौन कौन से? हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। उससे पहले मैंने बताया था कि इसके इनका विकास कैसे हुआ, उससे पहले हम ये जान लेते हैं। तो हम किसका इतिहास पढ़ रहे थे? हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं उनका इतिहास पढ़ रहे थे। और हम कहाँ थे कि जो हिंद ब्रह्मा सिद्धांत था, हम किस पर थे? हिंद ब्रह्मा सिद्धांत पर। हिंद ब्रह्मा सिद्धांत में क्या बताया गया था कि ये जो पहले जो ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है या इनकी जो सहायक नदियां हैं वो सबसे पहले क्या थी? वो एक ही नदी थी। कौन सी? हिंद ब्रह्मा नदी थी। और ये क्या करती थी? ये हिंद ब्रह्मा जो नदी थी ये यहाँ से असम से लेके, कहाँ से? ये असम से लेकर इधर से बहती हुई कहाँ तक बहती थी? सुलेमान और किरथर जो अभी कहाँ है? सुलेमान और किरथर अभी कहाँ है? ये यहाँ पाकिस्तान में। और यहाँ से होती हुई ये कहाँ गिर जाती थी? अरब सागर में गिर जाती थी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि कैसे कैसे ये नदियाँ यहाँ से आती थी और ये यहाँ पर घट जाती थी। कैसे ये फिर हिंद ब्रह्मा जो नदी थी कैसे कैसे ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र में बदल गई। लेकिन ये जो ये यहाँ से आने की इसकी प्रविधि है, जैसे असम से आई और इधर आके ये गिर गई, इसके बारे में वैज्ञानिकों के अपवाद है। और इन्होंने क्या कहा? जो ये अरावली पर्वत का निर्माण माना जाता है, ये भी किससे माना जाता है? जो हिंदू ब्रह्मा के अवशेष हैं, जो निक्षेपण इसने किया था उसके कारण से माना जाता है। लेकिन जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने क्या किया था? इसके ऊपर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो शिवालिक में जो जलेड निक्षेपों के उद्भव की व्याख्या जो हिंद ब्रह्मा जैसी विशाल नदियों की कल्पना की गई है वो आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इन पहाड़ियों के जो जलोढ़ निक्षेपों से जो उत्पत्ति मानी गई है वो हो तो सकती है, लेकिन हिमालय की जो दक्षिणी ढलानों पर बहने वाली नदियों के निक्षेपण से हुई और ये इसमें मिल गए। जैसे ये माना जाता है कि भाई पहले हिमालय की उत्पत्ति नहीं थी, तो ये इन्होंने क्या कहा? हिंद ब्रह्मा सिद्धांत के समय ही क्या हो गया था? शिवालिक पर्वत की इसकी शिवालिक का निर्माण हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या बाद में क्या कहा? कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो शिवालिक की ये जो हिमालय के दक्षिणी ढलान पर है, ये जो नदियां बहती है, इनके निक्षेपण से किसकी उत्पत्ति हुई है? शिवालिक का ये जो मैदान है, शिवालिक पहाड़ियों के जलोढ़ के जो निक्षेप है, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? हिमालय के दक्षिण में बहने वाली नदियों के निक्षेपण से। दूसरा इन्होंने कहा कि असम और गंगा डेल्टा में जो निक्षेपण पाया जाता है उसका इतिहास जो है वो किसके अनुरूप नहीं है? हिंद ब्रह्मा के अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के जो दो उत्तरी प्रक्षेप है, कौन कौन से? राजमहल की पहाड़ियां और ये क्या है? शिलोंग पठार। इनके जो बीच में गैप है, ये जो मालदा गैप है, पहले क्या था? ये जो शिलोंग का पठार है ये किसका ही हिस्सा माना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत का। राजमहल की पहाड़ियां और ये सारा किसका हिस्सा माना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत का। लेकिन ये मालदा जो गैप है इसके कारण ये क्या हो गए? ये अलग अलग हो गए। और ये जो मालदा गैप में ये जो जलोढ़ पाए जाते हैं, जो जलोढ़ की मोटी परत पाई जाती है, वो कहते हैं कि जो हिंद ब्रह्मा समर्थक जो थे उन्होंने जो समय सुझाया है उससे कहीं पहले से बना हुआ है। ठीक है, अगर मान लो हिंद ब्रह्मा सिद्धांत की बात करें तो उतना समय लगना चाहिए था, लेकिन उससे मान लो हिंद ब्रह्मा सिद्धांत ने माना कि भाई 20 वर्ष लगने चाहिए थे। ठीक है, समर्थकों द्वारा सुझाया गया, जो हिंद ब्रह्मा सिद्धांत के पक्ष में थे उन्होंने सुझाया कि 20 वर्ष से कहीं अधिक समय लगना था। ठीक है, पर अगर हम इसकी बात करें तो उसमें तो इतना समय लगा ही नहीं। ठीक है, इस जलोढ़ों के जो भराव की अगर बात करें, निक्षेपण की अगर बात करें तो उसमें उतना समय लगा ही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ भी गलत साबित हो गया। तीसरा, ये तो मैंने कल तक बता दिया था, अब आता है तीसरा क्या कहा कि जो हिंद ब्रह्मा का उद्गम है, जो भूस्थल के निकट जो एस्चुरी है उसमें जो निक्षेपण हुआ वो असम में एक तिपम नाम की जगह है, जो तिपम के बालू पत्थर हैं
उसके परिणाम भी जो हिंद ब्रह्मा सिद्धांत है उसकी अवधारणा से मेल नहीं खाते। क्या है? जो हिंद ब्रह्मा सिद्धांत है उसके जो उद्गम जो भूस्थल के निकट माना जाता है, जो एस्चुरी में निक्षेपण माने जाते हैं, ठीक है, जो ज्वारंधमुख जो हिंद ब्रह्मा नदी ने बनाया उसमें जो निक्षेप पाए जाते हैं वो असम के जो तिपम के बालू पत्थर। भाई अगर हिंद ब्रह्मा नदी यहाँ से बहती थी, कहाँ से? असम से बहती थी, तो इसमें जो निक्षेप पाए गए हैं, इसके निक्षेप और जो हिंद ब्रह्मा के निक्षेप है उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो हिंद ब्रह्मा के एस्चुरी में जो निक्षेप पाए गए हैं, ज्वारंधमुख में जो निक्षेप पाए गए हैं, वो जो यहाँ पर निक्षेप पाए गए हैं, जो बालू का पत्थर पाए गए हैं, उनके उससे मेल नहीं खाते, मतलब दोनों में काफी डिफरेंस है। अतः इसके पक्ष में भी विद्वानों ने अपने तर्क दिए हैं और विपक्ष में भी तर्क दिए। और जब हम पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो दोनों ही में क्या है, काफी असमानताएं पाई जाती हैं। इसलिए ये जो सिद्धांत है इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को पढ़ना क्या है, जरूरी है। सेकंड नंबर पे आता है प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र का विकास क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो ये प्रायद्वीपीय अगर अपोहा तंत्र की बात करें, यहाँ जो नदियां बहती है, अगर हम इनके अपोहा तंत्र की बात करें, इनके अपोहा तंत्र की बात करें तो ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, इस प्राचीन पठार में जो नदियों हैं उन्होंने चौड़ी, संतुलित और उथली घाटियों का निर्माण किया है। कैसी? चौड़ी, संतुलित और उथली घाटियों का निर्माण किया है। और इस तथ्य के प्रमाण जो प्रायद्वीपीय की नदियां हैं, हिमालय की जो नदियों हैं, उनसे काफी लंबे समय से प्रवाहित हो रही है। अगर इसके प्रमाण देना चाहे कोई, इसका सबूत जिसको बोलते हैं, तो क्या माना जाता है कि जो प्रायद्वीपीय की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, वो हिमालय की नदियों की तुलना में काफी लंबे समय से प्रवाहित हो रही है। ये नदियां क्या कर लिया है, अपने आधार तल को, अपने जो बेस लेवल है इनका, उसको प्राप्त कर चुकी है, मतलब अपनी प्रौढ़ अवस्था में ये पहुंच चुकी है। लेकिन ये क्या है, अभी कौन सी अवस्था में है? हिमालय की नदियां युवा अवस्था में है। इन नदियों द्वारा जो लंबवत अपर्दन था, जो वर्टिकल अपर्दन है, वो तो क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो पार्श्व अपर्दन होता है, जो इस तरह से अपर्दन होता है, वो लेटरल अपर्दन जो होता है, इरोजन जो होता है, वो क्या है, अधिक हुआ है। ठीक है, क्या वर्टिकल इरोजन तो क्या हुआ है, वर्टिकल इरोजन का मतलब होता है ऐसे सीधा, जैसे हिमालय की नदियां करती है, वो तो क्या हुआ है, कम हुआ है। और लेटरल इरोजन की अगर हम बात करें, पार्श्विक अपर्दन की अगर हम बात करें, तो ये कैसा हुआ है, अधिक हुआ है। कुछ भ्रंश क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जो बच गए, कुछ में तो होता है, जो ढाल प्रवणता वो क्या होती है, ज्यादा होती है इन नदियों की, कुछ को छोड़कर। लेकिन ज्यादातर कैसे हैं जिनमें ढाल प्रवणता बहुत ही कम होती है। ठीक है, जो भारत की जो प्रायद्वीपीय प्रदेश की जो मुख्य जल विभाजक है, वो क्या है, पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट है, ये अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, पश्चिमी घाट, और ये इस साइड क्या है, पश्चिमी तट, और अरब सागर के अत्यंत निकट है। ये किसका काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। कौन? पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ की नदियां, अधिकांश जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, इन नदियों में जो, अगर पश्चिम से पूर्व वाली नदियों की अगर हम बात करें, तो केवल जो नर्मदा नदी है, नर्मदा, तापी नदियां हैं, ये कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, पूर्व से। ये नर्मदा तो कहाँ से निकलती है, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, भ्रंश घाटियों में बहती है ये नदियां क्या है, ज्वारंधमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। मतलब ये गहरी घाटियों में से होकर बहती है, भ्रंश घाटियों में से होकर बहती है। सिर्फ ये दो जो नदियां हैं, ये क्या है, अपवाद है इसका। ठीक है, इसके बाद जो द्रोणी है, द्रोणी का निर्माण जो है, जो नर्मदा और तापी नदी है, ये नहीं करती है। ठीक है, जब हिमालय की हलचल के समय प्रायद्वीपीय जो खंड है, जो इसका उत्तरी पार्श्व है, इसका जब अवतलन हुआ, तो इन भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ था।
जब हिमालय पर्वत का निर्माण होना था तो उसी समय किसका निर्माण हुआ था? ये जो भ्रंश द्रोणियां हैं जिनमें से नर्मदा और तापी नदी होकर बहती है, इनका निर्माण हुआ था। इनके तल का ढाल जो अन्य नदियों के ढाल है उनका तो कहाँ से है? पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन इनका कहाँ है? उनके विपरीत है। किस साइड है? पूर्व से पश्चिम की ओर था, पहले से ही था। ठीक है। धरातलीय ढाल के ये अनुरूप बहने के कारण जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां हैं वो कैसे अपवाह तंत्र का उदाहरण है? अनुवर्ती अपवाह तंत्र का। मैंने कल आपको बताया था कि अनुवर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है। जैसे मान लो अनुवर्ती अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो ये कोई नदी है, ठीक है, ये क्या है, और ये कोई मान लो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और ये पहले क्या करती थी? यहाँ से मान लो बह रही थी, लेकिन ये जैसे जैसे इसका निर्माण हुआ तो ये क्या हो गई? इसके समानांतर बहने लगती है। तो ये क्या कहलाता है? अनुवर्ती अपवाह तंत्र। क्या कहलाता है? अनुवर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती मैंने बता दिया था कि वो अगर जैसे पहले यहाँ से बह रही थी और इसको काट कर अब भी यहीं से बहती है तो ये क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। ठीक है। और यहाँ की जो नदियां हैं वो अधिकांशतः किसका निर्माण करती है? वृक्षाकार, मतलब जैसे वृक्ष की शाखाएं होती है ना, ऐसे इधर इधर, ऐसे ही इनकी जो ये सहायक नदियां हैं ये इसमें ऐसे आकर मिलती है जैसे कोई वृक्ष के आकार का अपवाह तंत्र बना हुआ। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये जो अपवाह तंत्र हैं, ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है। भारत के आर्थिक विकास में भी नदियों का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। और नदियां क्या है? आदिकाल से ही मानव की जीविका का साधन रही है। भारत में अगर छोटी बड़ी नदियों कितनी हैं? 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं। ठीक है। जिनमें 23 वृहद और 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियों में विभाजित किया गया है। किसमें? 23 तो बड़ी और 200 लघु स्तरीय द्रोणियों में विभाजित किया गया है। किसी भी नदी के जो रेखीय स्वरूप होता है, मतलब एक रेखा के द्वारा जिसको दिखाया जाता है, वो क्या कहलाता है? परवाह रेखा। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि ये सिंधु नदी यहाँ से यहाँ होके ऐसे बह रही है, तो ये क्या है? इसकी परवाह रेखा। और जब कई परवाह रेखाएं का योग होता है, जैसे ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ क्या है? कई परवाह रेखाएं, इनको बोलते हैं परवाह संजाल। कई जो परवाह रेखाएं हैं इनके योग क्या बोलते हैं हम? परवाह संजाल। ठीक है। और जो निश्चित वाहिका, मतलब ये यहाँ से निश्चित है कि भाई ये यहाँ से जल प्रवाह होगा ही होगा, तो निश्चित प्रवाह या निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तथा इन वाहिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। क्या बोला जाता है भाई? यहाँ से वाहिकाओं के माध्यम से, जैसे मान लो यहाँ से ये नदी बह रही है तो इस जल प्रवाह को क्या बोलते हैं? अपवाह। और ये बहुत सारी जब वाहिकाएं मिल जाती हैं तो इनके जाल को क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। अब अगर हम बात करें कि अपवाह तंत्र होता क्या है, तो अपवाह तंत्र होता है कि किसी क्षेत्र में जल को कौन सी नदियां बहा कर ले जाती है। ठीक है। मान लो अगर जम्मू कश्मीर क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में कौन सी नदियां जल को बहा कर ले जाती है? ठीक है। उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। अब किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र जो होता है वो वहाँ की भूवैज्ञानिक जो समय अवधि होती है, चट्टानों की प्रकृति होती है, संरचना होती है, वहाँ की स्थलाकृति जो है, ढाल जो है, बहते जल की मात्रा कितने में बहा कर ला रही है और उसकी बहाव की अवधि क्या है, उन सब पर डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी नदी है और कितना पुराना अपवाह तंत्र है। ठीक है। एक जो नदी है, एक नदी तंत्र है। नदी तंत्र क्या होता है? उसमें उसकी सहायक नदियां भी शामिल होती है नदी की। ठीक है। सहायक नदियों द्वारा, मतलब एक नदी तंत्र या सहायक नदियों सहित द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं?
जल विभाजक। जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे हिंदू ब्रह्मा नदी की, तो ये जैसे सिंधु और यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र में बच गई, तो बीच में ये जो जिसने विभाजक का काम किया, इसे क्या बोलते हैं? जल विभाजक। क्या बोलते हैं? जल विभाजक। और जो बड़ी नदियों के जो जल ग्रहण का क्षेत्र होता है, ठीक है, बड़ी नदियों के जो जल ग्रहण का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं नदी द्रोणी, रिवर बेसिन। और जबकि छोटी नदियां और जो नाले होते हैं उनके अपवाह क्षेत्र को बोला जाता है जल संभर या वाटर शेड। ठीक है, नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और जो जल संभर होता है उसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब ये जो नदियां हैं ये क्या करती है? अपना जल किसी विशेष दिशा में बहा कर ले जाती है। जैसे मान लो हम बात करें हिमालय पर्वत की नदियां की, तो ये नदियां किस का अनुसरण करती है? कहाँ से कहाँ बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले उत्तर से आई और फिर इधर से किधर प्रवाहित हुई? ये पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर प्रवाहित होने पर ये कहाँ एकदम से कहाँ मुड़ गई? दक्षिण की ओर। ठीक है, तो नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है। ठीक है, ये हमें पता चल गया भाई ये यहाँ से आई और यहाँ आकर मिल गई। अब इनके बीच में बहुत से कारक होते हैं जो इन पर क्या करते हैं? इन पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यहाँ का जो भूतल है उसका ढाल कैसा है? मान लो अगर ये भूतल का ढाल होता इधर की, तो ये कहाँ बहती? इस साइड बहती। लेकिन भूतल का ढाल किस साइड था? इस साइड था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पाए जाने वाले भौतिक स्वरूप कैसे हैं? यहाँ की भौतिक संरचना कैसी है? तीसरा, जल की मात्रा कितनी है? नदी कितना जल बहा कर ला रही है? और चौथा, जो जल का वेग है, नदी की जो जल की गति है वो कितनी है? कितनी शीघ्रता से वो बह रही है? ये सब इस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर विसर्जन के आधार पर हम डिवाइड करें तो जो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसमें दो विसर्जन है। एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और दूसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अगर हम कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77%, 77% भाग, जिसमें कौन कौन सी नदियां आती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां जो है वो इसमें आती है। 77 ये किसमें अपने पानी का विसर्जन करती है? बंगाल की खाड़ी में। और जो 23% भाग है वो कहाँ जाती है? जैसे सिंधु है, ठीक है, नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार नदी है, ये कहाँ डालती है अपना पानी? अरब सागर में। तो ये कितना है? 23% और ये कितना है? 77%। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना पानी डालती है वो कितना है? 77%। और ये कितना है? 33%। और अगर जल संभर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें छोटी नदियां का भी पता होना चाहिए, तो अगर हम जल संभर या छोटे उसकी बात करें तो जल संभर के आकार पर जो भारतीय अपवाह द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। कौन कौन सी? प्रमुख, मध्यम और लघु नदी द्रोणी। ठीक है, मान लो मैं बता देती हूँ आपको क्या है। अगर जल संभर, आपको ये तो पता ही है जल संभर होता क्या है, ठीक है, अभी बताया है। जल संभर के आकार के आधार पर वर्गीकरण। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन से? सबसे पहला है प्रमुख नदी द्रोणी। ठीक है, कौन सा? प्रमुख नदी द्रोणी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? मध्यम नदी द्रोणी। क्या है? मध्यम नदी द्रोणी। और तीसरा क्या है? लघु नदी द्रोणी। कौन सा है? लघु नदी द्रोणी। अब इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 20,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इससे भी अधिक ही है। और इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बैराक आदि। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें
कितना है इसका अपवाह? 2000 से 20,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर के बीच में, ठीक है। इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कालंदी, पेरियार, मेघना, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 2000 से जो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम, कितना? 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। और ये कहाँ है? जो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में जो बहुत सी नदियां बहती है या नाले बहते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, इनका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? हिमालय, ठीक है। दूसरा, जो दूसरी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनका कौन है? प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। और पश्चिम घाट से निकलकर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में अपना नदी। और नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां हैं, ये कहाँ से निकलती है? बीच में अमरकंटक के पठार से निकलकर और कहाँ अपना वो करती है, ये जो अरब सागर है इसमें अपना पानी विसर्जित करती है, ठीक है। अब आगे कल पढ़ेंगे हम। एक तो जो अपवाह प्रवृत्ति होती है, जैसे मैंने बताया पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, परवर्ती अपवाह। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हम करेंगे क्या? हिमालय पर्वतीय नदियाँ या हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। थैंक यू।